चैप्टर नंबर 3 है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा? लचक जी, ठीक है। और वर्ड इलास्टिसिटी जी, फ्लेक्सिबल। और ओके, और बस बात। इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाए तो वो चेंज कहलाता है इलास्टिसिटी। मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आए, वो फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो, अपनी पोजीशन छोड़ दे। अब पोजीशन छोड़ने में तो वो शिफ्ट आएगा, लेकिन पोजीशन में चेंज आ जाए ये कह सकते हैं। और इसमें ये कि किसी एक वेरिएबल की वजह से अगर कोई दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी। रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन वन वेरिएबल one variable due to another variable। किसी एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से जो चेंज आएगा उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी अगर ना हो तो इसका मतलब है कि किसी एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से किसी दूसरे वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसे आप क्या नेम देंगे? इनइलास्टिक। मतलब इसके अंदर किसी किस्म की कोई इलास्टिसिटी नहीं है। अगर किसी एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज आएगा तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी। और अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे में चेंज ना आए, या एक वेरिएबल चेंज हो जाए लेकिन दूसरे वेरिएबल पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो वो कहलाता है इनइलास्टिक। मेनली हमने डिस्कस करना है इलास्टिसिटी को, और इलास्टिसिटी को जो है हम ईटा से डिनोट करते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होगा एन और लंबी दोनों वाला। मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन साइन है और इसे हम कहते हैं ईटा। इसे हम ईटा कहते हैं, ये ईटा का साइन है। तो इलास्टिसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर हम इलास्टिक के टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के टाइप्स होंगे इलास्टिसिटी की। नंबर 1 पे होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि जिसमें किसी एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से चेंज क्रिएट हो जाए उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। और वो 3 तरह से हमारे सिलेबस में है, 3 टाइप से इसकी। नंबर 1 पे है प्राइस इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड। नंबर 2 पे है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड नंबर 3 पर है इलास्टिसिटी ऑफ और नंबर 3 पर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ।
मेन है जी 10 टाइप्स प्राइस इलास्टिसिटी, नंबर 2 पे है इनकम इलास्टिसिटी और नंबर 3 पे है क्रॉस इलास्टिसिटी। जब हम डिमांड को डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिमांड वाले क्वेश्चन को, तो इसके टाइप्स के साथ आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 पे आ जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और नंबर 3 पर आ जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम PED से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को YED से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि Y हमारे पास इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट करता है इनकम को। अगर इनकम कहीं पर भी वर्ड आए, इसका मतलब है कि इसे Y से, कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या है, इनकम। हाँ, ये ना हो कहीं प्रोडक्ट Y लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट इनकम है, प्रोडक्ट वो Y ही होगा, वहाँ पर उसे एज ए वेरिएबल लिखा गया होगा। लेकिन जब हम इन्हें प्राइस, इनकम, गुड्स के साथ रिलेट करते हैं तो तब इसे कैपिटल Y के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और नंबर 3 पर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे XED से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूला की बात करें या बाय डिफॉल्ट इलास्टिसिटी की बात करें, तो बाय डिफॉल्ट जो इलास्टिसिटी हम डिस्कस करते हैं वो होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। या अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो हम मेनली सबसे पहले जो है वो डिस्कस या इलास्टिसिटी को जो चेक करते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से चेक करते हैं। इसमें जो एक वेरिएबल होता है वो प्राइस वाला, और हम प्राइस वाले वेरिएबल में चेंज करके इसके अंदर इलास्टिसिटी को तलाश करते हैं, चाहे वो डिमांड का केस हो चाहे वो सप्लाई का केस हो। बाय डिफॉल्ट हम इलास्टिसिटी को जब चेक करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ प्राइस वेरिएबल, वो प्राइस की मदद से हम चेक कर रहे होते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन की मदद से ही मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। तो डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ जाना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस को हमने सामने रखा कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना क्या कहलाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, बल्कि परसेंटेज छोड़ते हैं अभी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज अगर तो आता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बाद में देखेंगे कि वो कितने परसेंट से चेंज प्राइस में लाने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। लेकिन ये होगा कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। प्राइस भी एक वेरिएबल है, क्वांटिटी भी एक वेरिएबल है। प्राइस इसमें चेंज आएगा तो किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा, अगर तो चेंज आता है तो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। और ये इलास्टिसिटी नेम क्या देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये किस की वजह से चेंज आया है, प्राइस की वजह से। दूसरा है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होगा YED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आया है तो उसे हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि हो सकता है कि इनकम ज़्यादा हो जाए, इनकम के ज़्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड भी हम पहले से ज़्यादा कर दें या कम कर दें, इट्स डिपेंड ऑन गुड्स। अगर तो वो नॉर्मल गुड्स होंगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी, और अगर आपके पास इन्फीरियर गुड्स होंगी तो इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम।
अगर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में देखेंगे कि या तो बढ़ेगी या क्या होगी, कम। अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड कम होती है तो कौन सी गुड्स की होगी, नॉर्मल गुड्स। ये भी आप पढ़ के आए चैप्टर में। और अगर प्राइस कम ज़्यादा होगी तो उसके साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सी गुड्स होगी, गिवन गुड्स होगी। इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब देखेंगे तो इसमें XED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए। किसी एक प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसमें क्रॉस में आएगा कि क्या वो आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं या नहीं। तो इनके दरमियान हमने चेंज देखना है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। किसी बी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से किसी ए प्रोडक्ट की डिमांड का चेंज हो जाना, ये क्या कहलाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट का केस भी हो सकता है। जैसे इनमें गिवन गुड और वो हो सकता है नॉर्मल गुड्स का, इसमें जो है वो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का हो सकता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी हो सकता है कि अगर तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बोथ आर सब्स्टिट्यूट, अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है तो किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ बी प्राइस इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट बी कैन कॉज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए इंक्रीज, कि वो वजह बनी है प्रोडक्ट ए की डिमांड को इंक्रीज करने। और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट दोनों ने क्या करना है, एक साथ मूव करना है। तो जब एक साथ मूव करेंगे तो अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, उसकी अपनी डिमांड कम, तो जो इसके साथ इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। वो भी प्रोडक्ट ए होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो हमने रिलेशन कंजम्पशन में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव रिलेशन और कॉम्प्लीमेंट का नेगेटिव, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनके गुड्स नीचे लिख दूँ या पता चल जाएगा कि ये प्राइस किन गुड्स पे इफेक्ट करता है। एक है नॉर्मल और एक है गिवन। जी, इनकम जो है ये भी दो गुड्स पे इफेक्ट करता है, एक नॉर्मल गुड्स और एक होगा इन्फीरियर। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दो गुड्स पे ही इफेक्ट दिखाएगा, एक सब्स्टिट्यूट, इसी को देख के लिखना नहीं, स्टार्ट कर दो। कॉम्प्लीमेंट। और हमने प्राइस के साथ नॉर्मल गुड का पढ़ा था रिलेशन पॉजिटिव, और गिवन गुड का रिलेशन हमने पढ़ा था, सॉरी नेगेटिव रिलेशन है नॉर्मल गुड के साथ। गिवन के साथ हमने पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा था, नॉर्मल गुड के साथ पॉजिटिव रिलेशन था, इन्फीरियर के साथ नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन हमने जो है वो डिस्कस किया था। ये तो यहाँ से नीचे वाला काम तो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड था, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अब हमने पहले डिस्कस करना शुरू करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो पहला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसे हम PED से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसे ईटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इलास्टिसिटी
उसका सिंबल क्या है, ईटा। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैंने डेफिनेशन अभी बताई थी प्रॉपर के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें इलास्टिसिटी भी है और ये है किस वेरिएबल की वजह से, प्राइस की वजह से। तो प्रॉपर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं आप, ये डेफिनेशन भी है और ये फॉर्मूला भी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये मैंने बात तो कर दी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, के क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आएगा। अब ये देखना होगा कि चलिए चेंज तो आ जाएगा, या डिफरेंट सिनेरियोज में आपके सामने रखता हूँ, तो आपने बताना है कि भाई इनमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं और कहाँ कहाँ पर चेंजेस नहीं है। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि प्राइस में चेंज